नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये नागार्जुन जी की दो छोटी छोटी कविताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, ये जो कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक है उसमें नागार्जुन जी की दो कविताएं हैं। एक तो है धनतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। बिल्कुल छोटी छोटी कविताएं हैं। सबसे पहले अपन कवि का परिचय देखते हैं। नागार्जुन जी का जन्म हो बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में हुआ था। ठीक है, 1911 ईस्वी में। ये बिहार के सतलखा जो गांव है इनका, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र है। ध्यान रखना, ये द्वितीय श्रेणी में पूछे जाने योग्य कथन है। नोट कीजिएगा इसको कि नागार्जुन जी का मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। राहुल शंकरतैन का मूल नाम क्या है, केदारनाथ पांडे। त्रिलोचन का मूल नाम क्या है, वासुदेव सिंह। इस प्रकार से इन कवियों के उपनाम हैं, उनके बजाय उनका कई बार मूल नाम पूछ लिया जाता है। प्रारंभिक इनकी शिक्षा है वो संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए बनारस और कोलकाता आए। फिर एक्चुअल में इनके एकाएक मन में यूं आया कि 1936 में ये कहाँ श्रीलंका चले जाते हैं और वहीं पर जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गए और 2 साल बाद में 1938 में वापस स्वदेश लौटे, यानी भारत आए थे। तब इनका नाम है वो नागार्जुन पड़ा था। बौद्ध धर्म के कारण इनका नामकरण नागार्जुन हुआ। घुमक्कड़ी और उक्खड़ स्वभाव के धनी रहे थे नागार्जुन जी। अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्राएं कर डाली इन्होंने। और 1998 में आते आते इन महान साहित्यकार का निधन हो गया, देहांत हो गया। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बताता हूँ आपको। युगधारा, शतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था। एक रचना और है, उसने कहा था, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, द्वितीय श्रेणी में जोड़ी गई है, चंद्रदत्त शर्मा गुल्लेरी की। पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और भी बहुत हैं। इनकी काव्य रचनाओं की बात करें तो रतन गरबा, खिचड़ी पुलवा हमने देखा, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आओ रानी हम ढोएं पालखी, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ऐसी बहुत सी रचनाएं इनकी। उपन्यास भी लिखे हैं, जैसे रतिनाथ की चाची है, बलचमना है, बाबा बटेरनाथ है, दुखमोचन है, इमृतिया है, गरीबदास है, पारो है। बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास भी इन्होंने लिखे। नागार्जुन जी जो हैं उन्होंने कविता के साथ साथ उपन्यास, गद्य विधाओं पर भी लेखन कार्य किया। अपनी संपूर्ण कृतित्व है इनकी नागार्जुन जी की 7 खंडों में। ये खंड स्पेशली ध्यान रखना, एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा द्वितीय श्रेणी में, देख लीजिए जी। साहित्यिक योगदान के लिए उन्होंने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार है एवं बिहार का राजेंद्र पुरस्कार है। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी की रचना के लिए नहीं मिला है। मैथिली काव्य संग्रह एक पत्रहीन नग्नगाछ, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था। राजनीतिक सक्रियता के कारण कई बार जेल भी गए हैं। इंदिरा गांधी को केंद्र बिंदु बना करके इन्होंने कविताएं लिख दी थी। बहुत शानदार शानदार कविताएं लिखी कि इंदिरा गांधी की मृत्यु पर लिखा कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक में अज रोया था तुम रोए थे। इस प्रकार से लिखिए। मैथिली भाषा में के रूप में लेखन कार्य करने लगे थे। नागार्जुन ने बंगला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी थी। मातृभाषा मैथिली में ये यात्री के नाम से लिखते थे। अच्छा कथन है, पूछे जाने योग्य कथन है कि मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से लेखन कार्य करते थे, तो यात्रा के नाम से लेखन कार्य करते थे। लोक जीवन के गहरे सरोकार सीखने वाले नागार्जुन जो हैं वो भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज के प्रति पतनशील जो स्थितियां हैं उनके प्रति अपने साहित्य में विशेष रूप से सजग और व्यंग्य में ये माहिर थे। इस कारण इनको आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। इस प्रकार इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है इनको व्यंग्य के कारण। ये देखो आगे कथन भी आ गया, आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले एकमात्र ऐसे कवि हुए थे जिनकी कविताएं हैं वो गांव की चौपालों से लेकर के साहित्य की दुनिया की समान रूप से लोकप्रिय होती थी। यानी साहित्यकार वो तो समझते ही समझते, गांव के लोग भी इनकी भाषा को आराम से समझ सकते थे। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि थे, जनता के कवि। सामयिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन जी की आंदोलन
इनकी जो है आंदोलनधर्मी कविताओं में व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन जी ने छंदों में काव्य रचना की है और मुक्त छंद में भी बहुत से काव्य रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनकी पहली जो कविता है दंतुरित मुस्कान, अपनी अपन जो पढ़ने वाले हैं, बहुत ही प्यारी कविता है। वो कविता है कि कविता में छोटे से बच्चा एक, उसकी मनोहारी मुस्कान को देख करके कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता के अनेक बिंबों के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। साथ ही साथ कवि का ये मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है और इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाता है, यानी कठोर पाषाण रूपी हृदय होता है वो भी पिघल जाता है। इस दंतुरित मुस्कान की मनोहक मोहकता तब और अधिक बढ़ जाती है जब उसके चारों ओर बांकपन जुड़ जाता है, यानी कनखियों से, टेढ़ी नजरों से। नेक्स्ट छोटी सी कविता और है, एक फसल। शब्द सुनते ही खेतों की लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, यानी फसल शब्द सुनते हैं ना तो ही आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसके पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, उसमें यह बताया गया है कि नागार्जुन ने अपनी कविता फसल कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बना देती है। कहना नहीं होगा कि यह कविता हमें उपभोक्तावादी संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जा रही है। छोटी छोटी कविताएं हैं। एक छोटी सी बात और बतला दूं आपको इसी के साथ में, इनका मैथिली भाषा में प्रथम काव्य संग्रह है वो चित्रा के नाम से प्रकाशित हुआ था। मैथिली भाषा में ये लिखना शुरू किए थे शुरू में, तो चित्रा नाम से इन्होंने पहली रचना लिखी थी। दंतुरित मुस्कान बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। कवि नागार्जुन जी अपने छोटे से एक बच्चे की मुस्कान को देख करके आकर्षित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, एक शिशु की दंतुरित मुस्कान मनमोहक होती है। जब किसी शिशु ने पहली बार दांत आ रहे होते हैं तो बच्चे की मुस्कान देखने वाले को आकर्षित अनायास ही कर लेती है। उसकी मुस्कान, छोटा सा बच्चा होता है, गुड्डू जैसा प्यारा सा, नन्ना सा, वो जब मुस्कुराता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, वो अपने को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कभी बच्चे को लक्ष्य करके कह रहा है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, कि तुम्हारी ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी दंतुरित मुस्कान इतनी आकर्षक है कि मृतक में भी डाल देगी जान, कि मरे हुए आदमी को भी ये जिंदा कर देगी, इतनी प्यारी है। धूल दूसरी तुम्हारे गात, यानी धूल से सना हुआ, मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा ये शरीर, ऐसा लगता है मानो कि जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल गए हैं जलजात। यानी तुम्हारी ये धूल से सना हुआ जो शरीर है वो ऐसा लगता है जैसे कि तालाब छोड़ करके कमल जो है वो मेरी झोंपड़ी में खिल गए हैं, इस प्रकार से तुम्हारा शरीर लग रहा है। स्पर्श पाकर तुम्हारा ही प्राण। आगे कवि कहता है कि तुम्हारा स्पर्श इतना मधुर है कि पिघलकर जल बन गया हो कठिन पाषाण। कि तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारा जो स्पर्श है इतना मधुर है, इतना कोमल है कि यदि पत्थर को स्पर्श कर ले तो वह भी पिघल करके पानी बन जाता है। यदि तुझे छू ले, ये देखो छोटा सा बच्चा है अपनी माँ की गोद में, नागार्जुन जी हैं, छू गया कि छू गया तुमसे कि झड़ने लगे हैं शेफालिका के फूल। अगर यदि तुम्हें किसी ने छू लिया तो ऐसा लगता है मानो बांस है कि बबूल, कि शेफालिका के फूल जड़ रहे हैं तुम्हें अगर छू लिया तो। वो चाहे फिर बांस हो या फिर बबूल हो, अर्थात बांस और बबूल क्या होते हैं, कठोर पौधे होते हैं। तो कठोर हृदय का व्यक्ति भी अगर आपको स्पर्श कर गया तो उसके मन में भी क्या होगा, शेफालिका के फूल के समान कोमल कोमल भाव झड़ने लगेंगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान के साथ शिशु कवि को देखने लग जाता है, तो कवि आगे कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए? देखते ही रहोगे एनिमेस, यानी एनिमेस का मतलब लगातार, तुम मुझे लगातार देखते रहोगे। थक गए हो शायद आप, कवि सोचता है, कहता है कि आप थक गए हो, शिशु थक गया है। आंख लूँ मैं फिर, अब मैं आंख फेर लेता हूँ, इसलिए अपनी आंखें वहां से हटा लेता है बच्चे से। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि कोई बात नहीं है कि पहली बार अपन अपना दोनों का परिचय नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारे और मेरे बीच में अगर तुम्हारी माँ है वो अगर माध्यम नहीं बनी होती ना, तो मैं न सकता देख न पाता जान, तो मैं तुम्हें ना तो देख सकता और ना ही तुम्हारी इस मनमोहक मुस्कान से मैं बिल्कुल सदा सदा के लिए वंचित हो जाता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी ये प्यारी प्यारी मीठी मीठी मुस्कान। आगे कवि कहता है कि धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने ही तो पालन पोषण करके तुम्हें इतना बड़ा किया है।
चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, यानी मैं तो लंबे समय तक विदेशों में रहता हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पराया हूँ, तुम्हारी माँ ही सब कुछ है। इस अतिथि, यहाँ पर कवि ने अपने लिया है ये अतिथि शब्द। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी मुझ जैसे अतिथि यानी मेहमान से तुम्हारा क्या संपर्क रहा है? कोई संपर्क नहीं रहा। अंगुलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, और माँ की जो अंगुलियां हैं वही तुम्हें पालन पोषण किया, मधुपर्क करवाया है, दूध है, दही है, शहद है, वो इन्हीं अंगुली से तुमने चाटना सीखा है, चाटा है। देखते तुम इधर कनखी मार, तुम मेरी तरफ क्या है तिरछी निगाहों से देख रहे हो। कनखी मारने का मतलब तिरछी निगाहों से तुम मुझे देख रहे हो। और होती अब की आंखें चार, यदि मेरे चार आंखें होती ना तो बात ही कुछ और होती। तब तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छवियमान। तुम्हारी अगर चार आंखें होती तो तुम और भी ज़्यादा सुंदर लगते, और तुम्हारा ये जो सुंदर चेहरा है उसमें मुस्कान छाई रहती है। मैं तुझे देखता हूँ, तुम्हारी ये मुस्कान बहुत ही सुंदर है। आशा करता हूँ छोटी सी कविता आराम से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फसल, एक के नहीं दो के नहीं, यहाँ पर फसलों के बारे में करा है। कवि कहता है कि एक का नहीं है, दो का नहीं है, ढेर सारी नदियों का जादू है, यानी ढेर सारी नदियों का योगदान है इसको पैदा करने में, पानी लगाने में। एक के नहीं, दो के नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों हाथों की मेहनत लगी है, तब जाकर के ये फसल पैदा हुई है। एक के नहीं है, दो के नहीं है, बल्कि हजारों हजारों खेतों की मिट्टी के ये गुणधर्म है, यानी हजारों हजारों खेतों की मिट्टी जब लगी है तब जाकर के ये फसल है वो पैदा हुई है, इस मिट्टी में फसल उत्पन्न हुई है। फसल क्या है? आगे कहता है कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। यानी फसल और तो कुछ नहीं है, नदियों के पानी का जादू, अर्थात नदियों के पानी से फसल पनपती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, हाथों को स्पर्श यानी किसान के जो हाथ हैं उसके स्पर्श से फसल उत्पादन हुई है। भूरी काली संदली ये सब मिट्टी हैं, इन सभी मिट्टी के उर्वरा शक्ति के कारण फसल पैदा होती है। और रूपांतर सूरज की किरणों का है, और साथ ही साथ फसल में सूर्य की धूप का योगदान भी बराबर है। सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का, और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, मतलब कि इस फसल में प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ पवन जो है उसका भी, चलती हुई जो पवन है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और फसल में प्राकृतिक शक्तियों के साथ साथ मानव शक्ति का भी बड़ा योगदान है। छोटी सी कविता है फसल। इसमें यूं पूछा जा सकता है कि एक के नहीं, दो के नहीं, कितनी ढेर सारी नदियों के लिए है, करोड़ों लाखों हाथों की गरिमा, और हजारों हजारों खेतों की मिट्टी, नदियों के पानी का जादू। किसके पानी का जादू? नदियों के। किसके स्पर्श की महिमा? हाथों की स्पर्श की। किसका गुणधर्म? भूरी काली संदली मिट्टी के गुणधर्म। समझ रहे हो बात? और सूर्य की किरणों का रूपांतरण, समटा हुआ संकोच हवा का थिरकन, और हवा चलती है उसका भी इसमें योगदान है। इस प्रकार से अपन ने छोटी दो कविताएं हैं, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान और फसल, इसका अपन ने अध्ययन किया है। अगर किसी विद्यार्थी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब दंतुरित मुस्कान जो है उसमें कवि ने धूल से लथपथ शरीर की तुलना कमल से की है। किससे की है? अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर है ना, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। जलजात होता है कमल। धूल दूषित किसको बताया है? शरीर को। गात यानी शरीर को बताया है। तो धूल से सने हुए शरीर की तुलना कमल से की है, सॉरी। और कवि ने शिशु की जो दंतुरित मुस्कान है उसको शेफाली का फूल के समान बताया है। किसका फूल? शेफालिका के फूल के समान बतलाया है कि तू छू गया कि तुमसे कि झरने लगे हैं शेफालिका के फूल। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, मानो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात, यानी कमल खिल रहे हैं। और फसल जो कविता है इसमें कवि ने फसल के उत्पादन में प्रकृति और मनुष्य के योगदान का वर्णन किया है। लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा, इस प्रकार की चीज़ें बतलाई हैं। आशा करता हूँ दोनों कविताएं आराम से समझ में आई होगी। अपने मित्रों को भी शेयर करें। कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकें अपन पढ़ रहे हैं, अब कक्षा 10 की अंतिम पुस्तक चल रही है, और मैंने कक्षा 9 है, 11 है, 12 है, वो सारी पढ़ा रखी हैं। आप प्ले लिस्ट में से पढ़ सकते हो। और एक बार सरसा पब्लिकेशंस की जो बुक आती है हमारी, वो भी आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों।